हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा पार्ट नंबर ये लेक्चर नंबर 12 रहने वाला है। क्या रहने वाला भाई? लेक्चर नंबर 12 बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो आगे, क्योंकि हम लोगों ने यूनियन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि नहीं, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में डिस्कस कर लिया भाई, ठीक है, टेरिटरी के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करा था, है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करा था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें भी। 2 लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुआ भाई। तो एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक तरीके से कर सकते हैं। आज जो होगा वो हम लोग डीपीएसपी बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट छोड़ा जाएगा। वैसे देखो, जनरली आप हिस्ट्री या फिर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत पॉलिटी और जो ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है उनको अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो मैक्सिमम नंबर आते हैं। लेकिन भाई रिजल्ट तो इससे बनेगा ना, अगर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो अगर मान लो ये पढ़े हुए हो तो यहाँ से अगर ना क्वेश्चन आ गए हैं तो अगर तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से कॉप अप कर लिए तो हो गया काम, है कि नहीं। तो ये भी, तो आज हम लोग डीपीएसपी पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब आगे देखा जाए, क्या है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है भाई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि एक स्टेट कैसे काम करे, एक स्टेट जो है वो किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चले, किस तरीके से लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दे, या फिर एक राज्य को या एक स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में डीपीएसपी बताता है ना। क्या बताता है कि हाउ अ स्टेट कैन वर्क, हाउ अ स्टेट कैन वर्क properly for the people, ठीक है, for the people of their territory। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आई होप सो यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था कि भाई आखिरकार डीपीएसपी जो है वो स्टेट को ये बतलाता है कि आप काम कैसे करें। अब हम लोग इसके अंदर के आर्टिकल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता चलूंगा इसके अंदर भी आर्टिकल्स, ठीक है। बाकी आप लोग एक ओवरव्यू तो इन्फॉर्मेशन रखना ही रखना है आप लोगों को, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए सबसे शुरुआती लाइन क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनॉमरेट इन अ पार्ट 4। कहाँ पर? डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉलिसी, ठीक है, इसमें पॉलिसी रख दो टॉपिक का नाम। तो अगर बोला जाए तो डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहाँ पर इनॉमरेट किया गया? पार्ट 4 में। याद रखना भाई, पार्ट 4 में इसके बारे में डिस्कस किया गया, पार्ट 4 में डिस्कस किया गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51। कहां पर? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डिस्कस किया गया। ये बात तो याद रखना है कि स्टेट के बारे में, क्योंकि आप बहुत सारे स्टेट्स में इधर उधर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो चीजें थोड़ी सी सब में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सबकी पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए, ये एक तरीके से मानना होता है। लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है भाई। आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एज अ नोबल फीचर। देखो, दो जो राइट्स हैं, एक तो भाई, एक तो फंडामेंटल राइट्स, आप देख लो क्या बोला गया। एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो बोला गया भाई हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, भी आगे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे क्या भाई? हार्ट है, हार्ट है हमारा, दिल है, सोल है। और अगर देखा जाए उसके बाद कि जो डीपीएसपी है अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स कंटेन अ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी भी जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाएगा? ये एक तरीके से क्या कहलाएगा? फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो एक तरीके से पूरा कोशिश जो है वो यही है कि सारी स्टेट सही तरीके से काम करे और सारे लोगों का अधिकार है वो जिंदा रहे, ठीक है, क्लियर। इसीलिए एक फिलॉसफी के बारे में बात किया गया है कि एक फिलोसफिकल चीजें हैं, ये फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का
ये दोनों मिलाकर, एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हार्ट नहीं बोला, और ये क्या बोला, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर दोनों मिल जाए तो हम लोग एक्चुअल में इसको बोलेंगे इट इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों। क्योंकि भाई एक स्टेट सही तरीके से अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, एक कंट्री डेवलप नहीं होगा। एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने सीखा था, फेडरल स्ट्रक्चर, मान लो कि सेंटर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है भाई, लेकिन स्टेट साथ में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो कभी भी एक देश का उन्नति या फिर हमारे देश का खास करके जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ग्रोथ तो हो जाएगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है सर? तो सिंपल सा फर्क है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ग्रोथ और डेवलपमेंट बस छोटा सा फर्क है। क्या भाई, अगर मान लो कि जीडीपी बढ़ रहा हो, जीडीपी डायरेक्टली बोला हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, या लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति का जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, आगे पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत, पर कैपिटा इनकम जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही नहीं है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो डेवलप्ड देश नहीं है। मतलब मान लो जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे तेल वाला जहाँ बेचता, सऊदी अरेबिया साइड में, उधर वाली साइड में लोग जो है पैसा तो ठीक ठाक कमाते हैं, लोगों का इनकम तो बहुत है, लेकिन उनके रहने सहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बहुत ओल्ड फैशन है, या फिर थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से रहने की जो है वो कोशिश नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो देश ग्रोथ, मतलब वो देश में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो देश डेवलप नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट भी जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो देश जो है कि भाई ठीक है कि ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन वहां पर देखो अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही जो है वहां वुमेन्स को अधिकार दिया गया कि भाई आप वोटिंग दे सकते हैं, ये कपड़े पहन सकते हैं, ये कपड़े नहीं पहन सकते। पहले बहुत रोक टोक था, अब चीजें थोड़ी सी अलग हो रही, मतलब वो डेवलप हो रहा है, मतलब वहां पर चीजें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सारे लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही बात बोला गया कि फिलोसफी है भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा, डीपीएसपी के साथ साथ अगर फंडामेंटल राइट को साथ में ले जाए और ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आत्मा बनेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर का, या बी आर अम्बेडकर जी का जो है ये लाइन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे अगर थोड़ा सा देखा जाए, आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, इसका गुण क्या है, फीचर्स क्या, हर एक चीज के फीचर्स होते हैं। तो बोला देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट इन अ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। क्या बोला गया, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक संविधान की तरफ से एक निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है कि हाउ द लेजिस्लेटिव वर्क, हाउ द एग्जीक्यूटिव कैन इम्प्लीमेंट एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैन बी डन बाय द स्टेट। ठीक है, याद रखना कि एक स्टेट कैसे कानून बना सकता है, उसको लागू कैसे कर सकता है और व्यवस्था किस तरीके से बनाकर रख सकता है। क्लियर? दूसरा, it resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act 1935। और अगर आपने देखा होगा तो एक तो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर बोला जाए 1947 से पहले एक आया था, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वही से ये इंस्ट्रक्शन इनोमरेशन लिया गया कि किस तरीके से स्टेट को वर्क करना चाहिए। They constitute a comprehensive economic, social and political program for the modern state। उसमें ये बताया गया कि एक स्टेट जो है वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे लेकर चल सकता है, अपनी सोशल, अपनी सामाजिक और अपनी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कैसे कंडक्ट करा सकता है, ताकि एक जो पूरा डेवलपमेंट है वो एक स्टेट का किया जा सके। तीनों चीजें, ठीक है, याद रखना। उसको दे प्रमोट अ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दोनों कि सामाजिक और इकोनॉमिक। सामाजिक मतलब सबको इक्वल अधिकार, सोशल अगर बोला जाए तो भाई जितने पीपल रह रहे हैं उनको एक इक्वालिटी के तौर पर देखा जाए, है ना, इक्वालिटी ट्रीटमेंट समाज के तौर पर। ठीक है, किसी को रेस के हिसाब से, किसी को अगर बोला जाए मतलब कास्ट के हिसाब से, किसी को रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सोशली सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी बनी रहे। और साथ ही साथ इकोनॉमिक का मतलब क्या है, सबको अधिकार, सबको मतलब प्रॉपर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, खास करके कौन सा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
रोजगार वगैरह देना चाहिए, सारी चीजें की व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। दे embody द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, और इसमें ये बताया गया कि वेलफेयर स्टेट कैसा होता है, मतलब एक स्टेट वैसा जो कल्याणकारी काम करके चले, क्या करके चले, कल्याणकारी काम करके चले। कल्याणकारी अगर काम करके नहीं चलेगा तो दिक्कत परेशानी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ कर भी चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, दीज आर द फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, ये क्या है, एक फंडामेंटल है कि किस तरीके से किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में गवर्नेंस होगी। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एक होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नेंस करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नेंस करती है। क्या करती है, गवर्नेंस करती है, ताकि एक स्टेट वेलफेयर स्टेट बन पाए। क्या बन पाए, वेलफेयर स्टेट बन पाए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। देखो ये सब चीज ना, जब आप कभी भी एसएसबी में जब आपको क्या बोला जाए, एक बहुत सारे लोगों का एसएसबी क्यों नहीं निकलता है, सिंपल सी बात है, उनके पास वो मैटर ही नहीं होता बोलने के लिए कोई भी पर्टिकुलर इश्यू पर, जिसको वहां पर बोलने के लिए बुलाया था, कभी डिबेट वगैरह डिस्कशन वगैरह भी होता है तो उसमें दिक्कत परेशानी होता है। तो अगर ये सब सारी चीजों के बारे में जानकारी रहेगा भाई, बोलेगा हाउ द गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है और उसके थ्रू एक स्टेट वेलफेयर स्टेट हो सकता है। देख लो ये कितना चलाएंगे, इसको लिख लो ठीक है। दे आर नॉन जस्टिएबल, ठीक है, वो क्या है, जस्टिएबल नहीं है, ठीक है। दे अप्लाई बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर अथॉरिटीज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और जो भी स्टेट के दायरे में आ रहा है उन पर डीपीएसपी के सारे फीचर्स जो होंगे वो लागू होंगे, ठीक है। मतलब डीपीएसपी के सारे चीजें जो है, सारे गुण जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और आपको फॉलो करके चलना है, नहीं तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली जुडिशियरी आपको लताड़ेगा, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ेगा। तो भाई इन सब सारी चीजों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। आई होप तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया कि फीचर्स क्या है, गुण क्या है भाई। अब आगे देखो थोड़ा सा, आगे क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर बोला जाए कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ कि ऐसा ऐसा स्टेट ऐसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन एक प्रिंसिपल दिया, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ 3 ब्रॉड कैटेगरी। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर जितने भी सारे उसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 3 तरीके से या 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसको, एक तरीके से कंटेंट और डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि स्टेट को, ऑन द 3 ब्रॉड कैटेगरी। जैसे कि पहला क्या है, सोशलिस्ट है, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। 3 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये हम लोग ये देख सकते हैं कि डायरेक्टिव डीपीएसपी में जो भी सारी बातें लिखी गई हैं, क्या डीपीएसपी में जो भी सारी लिखी गई हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्टेट जो है वो 3 प्रिंसिपल पर काम करे। पहला पहला क्या है भाई, पहला है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। किस पर, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, सोशलिज्म। जैसे आप देखते हो गया, एक 2 वर्ड है याद रखना है, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म। क्या होता है, एक सोशलिज्म होता है, एक होता है कैपिटलिज्म। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में बेसिक सा फर्क क्या होता है कि इसमें सोशलिज्म में होता है गवर्नमेंट मैक्सिमम रोल प्ले करती है और कैपिटलिज्म में प्राइवेट ज्यादा रोल प्ले करता है। मतलब जहां पर प्राइवेट, मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह हों, जहां पर जिस इकोनॉमी में या जिस स्टेट में, और वहां पर वो रन करके चल रही हो, ज्यादा दबदबा उनका हो। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि हम लोगों को सोशलिज्म फॉलो करके चलना है। आफ्टर ऑल हम लोगों ने जो इकोनॉमी चुना है वो हमारी इकोनॉमी 1950 में मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी गई भाई, कि हम लोग ऐसी इकोनॉमी रखेंगे जहां पर प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है साथ में मिलकर काम करेगी, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो डीपीएसपी से पता चलता है कि सरकार जो है वो सारी व्यवस्थाएं लोगों को दे, ताकि लोग जो है एक तरीके से अलग अलग सा फील ना करें और सारे लोग इकट्ठे अच्छे तरीके से ग्रो करें, ठीक है।
दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है। एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों जस्टिस दिया जाए, सोशल जस्टिस भी दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड किया जाए स्टेट के द्वारा, और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड किया जाए, और उसके तहत एक पाथ क्रिएट किया जाए टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। एक ऐसा एक पाथ क्रिएट किया जाए, एक ऐसा रास्ता क्रिएट किया जाए जिससे एक स्टेट जो है वो वेलफेयर के रास्ते पर चल पाए। ठीक है, तो ये है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए तो क्या आर्टिकल 38 क्या बोलता है। आर्टिकल 38 हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है। आर्टिकल 38 ये बोलता है कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, क्या बोला गया, स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर और फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि भाई जो भी स्टेट काम करे वो इस तरीके से काम करे ताकि लोगों का भलाई हो सके, ताकि लोगों का एक वेलफेयर हो सके, या फिर लोगों को जस्टिस मिल सके। ठीक है, इसके आधार पर काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 38 क्या प्रमोट करता है भाई, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर। ठीक है, परमिटिंग या फिर प्रमोटिंग या फिर ऑर्डर प्रमोटेड बाय या परमिटेड बाय, जो होगा वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा भाई, सोशल, मतलब जस्टिस किससे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पर 3 जस्टिस के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये 3 याद रखना है। पॉलिटिकल क्या मिलना चाहिए, जस्टिस, ताकि क्या हो पाए भाई, 3 कम। एक तो भाई मिनिमाइज कर पाए हम लोग इनइक्वालिटीज को, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, ताकि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है, इनकम मतलब जो किसी लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम इनकम है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाए। इनइक्वालिटी ऑफ अ स्टेटस, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि सब लोग समान तरीके से फील करें, और जितनी फैसिलिटी है, जो भी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर एक सोशल है तो सामाजिक में भाई सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, इकोनॉमिक में अगर सबको इक्वल इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल में सारे को फैसिलिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलना चाहिए। वो आर्टिकल 38 में बोला गया डीपीएसपी के तहत। ठीक है, तो याद रखना है, डीपीएसपी में आर्टिकल 38 आता है जो कि ये बात करता है कि स्टेट कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सकता है थ्रू गिविंग सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो भाई आगे आर्टिकल 39 क्या बोलता है, क्या आर्टिकल 39 क्या बोलता है। अब अगर आगे देखो आर्टिकल 39 थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, आर्टिकल 39 ये बोलता है टू सिक्योर, कि आपको क्या क्या सिक्योर देना है भाई, क्या सिक्योरिटी देनी, द राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड टू ऑल द सिटीजन। क्या डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 39 ये बोलता है कि आपके पास अधिकार है, मतलब या फिर अधिकार देना है टू सिक्योर, लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि भाई वो जीवन सही तरीके से जिए, जितने भी सारे लोग स्टेट में रह रहे हैं अपने आपके स्टेट में। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कमोडिटी टू द कॉमन गुड, ये सारे लोगों को सब कॉमन के लिए काम करना चाहिए और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। फिर आगे देखो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होना चाहिए। ठीक है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वली होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर अ मैन एंड वुमेन, मान लो कि एक वुमेन है, एक मैन है, ठीक है, उसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, और एक वुमेन है, सेम
वो भी वही काम कर रही है, लेकिन उसको 50,000 के बदले क्या मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है। तो ये गलत है, ये स्टेट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। आर्टिकल 39 बोलता है कि इक्वल पे होना चाहिए फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज। कि अगर हेल्थ का मामला सही रखना है भाई, आपको वर्कर्स को और जो चिल्ड्रन है उनको अगर जबरदस्ती फोर्सफुली काम कराया जा रहा है तो एक तरीके से आपको उसको करना मतलब अलग करना पड़ेगा। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए किसके लिए, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ताकि आपके राज्य में, आपके स्टेट में हेल्दी जो बचपन है वो बीत सके किसी भी इंसान का, ठीक है, किसी भी बच्चे को। आर्टिकल 39 में एम है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड अ फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर, और आपको फ्री और लीगल एड भी देना पड़ेगा किसको, पुअर को। ये भी बात यहाँ पर बोला गया 39 आर्टिकल का ए नंबर में। ठीक है। आगे अगर देखा जाए 41 में क्या है, 41 में क्या है, क्योंकि आपको वहां पर दिख गया भाई कि लीगल एड भी देना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अगर देखो कोई भी स्टेट जो है अगर सही तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप एक तरीके से उसका कंप्लेन या उसके बिहाफ में या फिर डीपीएसपी आपको ये पावर देता है कि एक तरीके से एक स्टेट को सही तरीके से काम करवाना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बोला गया आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में क्या, टू सिक्योर द राइट टू वर्क। क्या आपको काम करने का अधिकार है, आपको एजुकेशन लेने का अधिकार है, आपको अधिकार है कि टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, मतलब ये सब सारी चीजों को सिक्योर करने का अधिकार है आपको। और स्टेट को ये बात बोलता है कि जो भी डिसेबलमेंट है, जो लोग डिसेबल हो गए हैं या कोई बीमार है तो उसको फ्री इलाज प्रोवाइड कराइए। ओल्ड एज लोगों को ध्यान दीजिए भाई। अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसको एक तरीके से दूर करने की कोशिश कीजिए। और पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक जो लोगों को मतलब जो पब्लिक फैसिलिटी मिल रहा है उसमें प्रॉपर तरीके से सबको प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 42 हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर अ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। क्या बोला गया कि भाई आपको एक ऐसा वर्किंग कंडीशन डेवलप करना होगा, वर्किंग कंडीशन should be in a good condition, should be a good one। ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और काम करने के लायक ऐसे इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना। और मैटरनिटी लीव, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन से अगर उनको लीव चाहिए होता है, रिलीफ चाहिए होता है, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं आंगनबाड़ी के तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उनको अनाज दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। बाद में जब उनके बच्चे भी होते हैं तब भी स्टेट सरकार बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज लाती है। तो गवर्नमेंट मस्ट मेक द कन्वेक्शन नोन एज चिल्ड्रंस एंड एडल्ट, कि जो भी चिल्ड्रंस हैं और जो एडल्ट्स हैं उनको सही तरीके से जो है वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी चीज या कोई भी दिक्कत परेशानी ना देखने को मिले, ना झेलने को मिले। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बाकी शुरुआत वाला याद जरूर रखिएगा। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बोला है आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43 में ये बात बोला गया टू सिक्योर द लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड अ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर्स। कि ये सिक्योर या ये सुनिश्चित करना स्टेट का काम है कि सबको एक प्रॉपर वेजेस मिल रहा है जिसके थ्रू उसका जीवन गुजारा हो सके। एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब कि भाई अच्छा हवा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मतलब फूड मिल रहा है, अच्छा एयर मिल रहा है, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है रहने के लिए, ठीक है, और अच्छा हेल्दी फैसिलिटी मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी भी मिल रहा है, और एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें अगर की जा रही है स्टेट के द्वारा, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। उसके साथ साथ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना है सारे वर्कर्स के लिए। आर्टिकल 43 का ए में क्या बोलता है, टू टेक अ स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। कि जो भी इंडस्ट्री है या जो भी कारखाने हैं आपके स्टेट के अंदर, उसमें एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में जो है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होगा
तो एक डेमोक्रेटिकली जो सोशल बिहेवियर है वो निकल कर नहीं आएगा, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आर्टिकल 47 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ के बारे में बात किया है कि आप 47 के तहत आप रेज करेंगे मतलब अपने इसे देखना आंगनबाड़ी में, या आंगनबाड़ी हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल हो गया, उसमें जो राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन राज्य सरकार भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके चलती है ताकि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक हेल्थ फैसिलिटी जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी उसको इम्प्रूव किया जा सके जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कहाँ बोली गई? लगभग आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें बहुत डिस्क्राइब वे में बोला गया, सब चीज के बारे में बात किया गया आर्टिकल 47 में। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देख लीजिए भाई। अब आते हैं सेकंड जो प्रिंसिपल है, पहला हो गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, अब सेकंड जो है वो क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल। क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल क्या क्या है भाई वो देखते हैं थोड़ा सा। दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, कि ये गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। गांधी चाहते थे कि ऐसा स्टेट जो है वो बनना चाहिए हमारे देश का। अगर स्टेट अच्छा नहीं होगा तो कंट्री कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक परिवार में लोग हैं, अब लोग अच्छे नहीं है तो परिवार अच्छा कैसे हो सकता है? आपस में लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुन रहे हैं, बड़े के बात का आदर नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्टेट मतलब एक अच्छा परिवार कैसे होगा? सेम उसी तरीके से वही बात है कि डीपीएसपी में सारी बातें वही लिखी गई है कि आप आदर्श चीज निकाल के लेके चलोगे। और दे रिप्रेजेंट्स द प्रोग्राम्स रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट में जितना भी सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे चंपारण मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट है वो किए गए भाई। अब वो उसमें उन्होंने बताया था कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए। In order to fulfill the dreams of Gandhi, some of his ideas are included as a directive principles. तो गांधी जी के आइडियोलॉजी को फुलफिल करने के लिए एक तो भाई वो नॉन वायलेंस में चलते थे कि हम लोग वायलेंस को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग नॉन वायलेंस पर चलेंगे, है ना, नॉन वायलेंस पर चलेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। क्योंकि उसमें आप देखो जब 1915 में हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा, 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे भारत, तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट करना शुरुआत करा और उसके बाद ही एक तरीके से हमारे देश में जो है आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीडम की तरफ जो है वो झुकाव बढ़ने लगा। मतलब हम लोग फ्रीडम की तरफ जाना शुरू किए, है कि नहीं? तो यहाँ पर तो आर्टिकल 40 में ये बात बोला गया, टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उनका मानना था भाई कि अगर एक देश को बढ़ना है, हमारे देश को बढ़ना है, तो उसमें जो ग्राम पंचायत होगा उसको सही तरीके से लेकर चलना बहुत जरूरी है। अगर ग्राम पंचायत सही तरीके से नहीं चलेगा तो क्या बहुत दिक्कत परेशानी हो सकता है, बहुत दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो अगर ग्राम पंचायत को सही तरीके से वर्क करना है तो उसको सेल्फ गवर्नेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो देना जरूरी है कि भाई जो ग्राम है, जो गांव है, वो अपने हिसाब से फंक्शन कर पाए। आर्टिकल 43 टू प्रमोट अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड एन इंडिविजुअल एंड अ कॉर्पोरेशन बेसिस ऑन द रूरल एरियाज, कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह बढ़ाया जाए वहां पर और इंडिविजुअल को वहां पर सबको साथ में लेकर कॉर्पोरेशन बनाया जाए, और ताकि एक रूरल बेसिस पर ताकि जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, 46 में ये बोला गया टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। कि जो छोटे जाति, जो उस वक्त के, वैसे छोटा जाति बड़ा जाति कुछ होता नहीं, मतलब क्या SC, ST जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके चला जाए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यहाँ पर याद रखना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से उसको एक तरीके से वंचित न रखा जाए, और एक्सप्लॉयटेशन, और उनको लताड़ा ना जाए। लताड़ा मतलब क्या? उनको एक तरीके से नीचा ना समझा जाए, उनको एक्सप्लॉयट ना किया जाए। ठीक है,
आर्टिकल 47 ये बोलता है टू प्रोहिबिट अ कंजम्पशन एंड इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, कि हम लोगों को कंजम्पशन ऑफ जो इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं जो कि इंजूरियस ऑफ हेल्थ हैं, उनको एक तरीके से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। 48 में टू प्रोहिबिट अ स्लॉटर ऑफ काउ, क्या बोला गया यहाँ पर? प्रोहिबिशन है कि आप गाय का एक तरीके से, या फिर काउ से उसके बच्चे हैं, या अदर मिलिच एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड, कि भाई जो स्लॉटर गाय को काटा जाता है वो सब काम नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेट में आर्टिकल 48 में बोला गया है डीपीएसपी में, देख रहे हो? तो आप नहीं काट सकते हो भाई ये सब चीज, ठीक है? बड़े बड़े जानवर को उनको बढ़ाने चाहिए, उनकी ब्रीड को बढ़ाना चाहिए ताकि आप उनसे दूध वगैरह जो है कंज्यूम कर पाए, ठीक है? तो ये सब सारी चीजें बोली गई हैं, लेकिन इसका फॉलो बहुत कम ही तक होता है। तो गांधीयन आइडियोलॉजी है जो ये सब चीज चाहते थे गांधी जी, और उनकी आइडियोलॉजी को मैं बता रहा हूँ कि अगर गांधी जी जिंदा होते, ठीक है, 1948 में शायद उनका देहांत हो गया था, तो अगर गांधी जी जिंदा होते तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बहुत सारे निर्मातक जो हैं, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत करीबी से एनालाइज करते हैं, उन्होंने ये बात बोली भी है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो अलग तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखने को मिलता है, अगर नाथूराम गॉडसे से जो गॉडसे जी के द्वारा अगर मारा ना जाता, ठीक है? ये भी बात है, ठीक है? तो गांधी जी थोड़ा सा अलग सोच विचार के थे, बंदे थे भाई, बंदे ही थे। तो ये दूसरा आइडियोलॉजी हो गया, मतलब दूसरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल। तीसरा जो प्रिंसिपल है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल का मतलब होता है आप क्या करो, छूट दो। लिबरल का मतलब क्या, कि आप एक तरीके से छूट प्रोवाइड करो। लिबरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। लिबर्टी अगर आप दे रहे हो, लिबर्टी दे रहे हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप उनको एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, अपने स्टेट को, जो कि वो सही तरीके से कर चले। और अगर सही तरीके से कर नहीं चलेगा तो एक स्टेट सही तरीके से डेवलप करके नहीं चलेगा। आप मान लो लिबर्टी नहीं दे रहे हो, तो यहाँ बोला गया तो दिक्कत वाली बात है। द प्रिंसिपल इंक्लूड्स द कैटेगरी टू रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि भाई लिबरल टू गिव द फ्रीडम, ताकि लोग सही तरीके से काम कर पाए, एजुकेट कर पाए, बहुत सारी चीजें। यहाँ बोला गया आर्टिकल 44 में क्या बोला गया, टू सिक्योर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, जो आज तक नहीं है। बहुत सारे स्टेट में है, लेकिन जो है वो एक तरीके से अभी भी थोड़ा बहुत मिसिंग लगता है यहाँ पर, ठीक है? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जिसके तहत सारे जो स्टेट काम करें, ठीक है, मतलब सारे को लिबर्टी मिले भाई। क्या है? आर्टिकल 45 प्रोवाइड्स द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, कि भाई ये काम स्टेट को करना चाहिए कि अगर बच्चा जब तक 6 साल तक नहीं हो जाता तब तक जो है एक फ्री एजुकेशन जो है वो स्टेट प्रोवाइड करके चले, आंगनबाड़ी के थ्रू, जैसे आप लिखते हैं, ठीक है? आर्टिकल 48 फिर क्या बोलता है भाई, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। क्या बोला गया? ऑर्गेनाइज करना एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, किसके हिसाब से? ऑन द मॉडर्न एंड अ साइंटिफिक लाइन, कि मॉडर्न तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री जैसे गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वो सब सारी चीजें हैं, वो स्टेट को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करके चलना चाहिए। आर्टिकल 48 हमारा क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि भाई फॉरेस्ट जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो करना चाहिए। आर्टिकल 49 में टू प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्लेस, मॉन्यूमेंट्स ऑफ द हिस्टोरिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी ऐसे प्लेस है या ऑब्जेक्ट है या मॉन्यूमेंट्स है जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट के लिए या फिर हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले पीढ़ी जो है उसको एक तरीके से जान पाए, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो एक स्टेट का है, और स्टेट को सही तरीके से काम करके चलना चाहिए। आर्टिकल 50 ये बात बोलता है, टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस, कि अगर अब पब्लिक सर्विस दिया जा रहा है, मतलब लोगों को सर्विस दिया रहा है, तो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखना है। जुडिशियरी और जो एग्जीक्यूटिव जो लागू कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो पूरे प्रोग्राम्स को लागू कर रहा है, उसको क्या सेपरेट होना है, मतलब एक साथ मिलकर वो काम नहीं कर सकते हैं। देखो जुडिशरी का काम ही होता है कि रिव्यू करना कोई भी चीज को, अगर कोई भी चीज लागू हुआ है स्टेट में। क्लियर? आर्टिकल 51 टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस,
security and maintain just and honorable relation between the nations, to foster the respect of international law, treaty of obligation, and encourage the settlement of international dispute by arbitration. क्या बोला गया कि हम लोग मतलब एक स्टेट को इंटरनेशनली भी एक तरीके से पीस मेंटेन करना चाहिए और उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको हमें मानना चाहिए और हम लोगों को उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको शांति तरीके से बैठ के बातचीत करके हम लोग समझौता कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई हमें एक लिबरल इंटेलेक्चुअल ऐसे दिमाग से चलना पड़ेगा जिससे हम लोग एक तरीके से एक अच्छा जो है स्टेट जो है वो क्रिएट कर पाए और एक अच्छा स्टेट होगा तो एक अच्छा नेशन, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल नेशन जो होगा वो क्रिएट होगा और जिसके थ्रू हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। आगे अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या फर्क है, अगर देखा जाए तो देखा जाए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ये दोनों अगर मिल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सोल है। ये क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों मिल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी भी है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है। दे आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग द सर्टेन थिंग। ये नेगेटिव थोड़ी सी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती है कि ये स्टेट काम नहीं कर सकती है। These are justiciable, that is they are legally enforceable by the courts in the case of their violation। ये justiciable है, मतलब इसको आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस पर आवाज उठाना पड़ेगा और लगेगा अगर जुडिशरी को तो वो एक तरीके से वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोलेगा या फिर राज्य को बोलेगा भाई अच्छे से काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर दीज आर पॉजिटिव एंड रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट टू डू अ सर्टेन थिंग। इसमें ये बोला गया कि वह स्टेट जो है वो सर्टेन थिंग्स करनी चाहिए स्टेट को। दीज आर नॉन जस्टिएबल, मतलब क्या है? दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली केस नहीं कर सकते हैं। आप जब तक आप धरना प्रदर्शन दे सकते हैं स्टेट के खिलाफ, आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कि हमको भाई भारत सरकार ये नहीं दे रही है, भारत सरकार हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रही है। ये एक मैटर है जो कि आपको अगर कोई पॉलिटिशियन है वो या फिर एमपी एमएलए है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप उसको अगले इलेक्शन में हराइए। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है जिसको कोर्ट में जा सकता है। किसका? रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। इसमें होता है रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। मैंने बताया जैसे केशवानंद भारती केस में हुआ था। ठीक है, मैंने बताया केशवानंद भारती केस फंडामेंटल राइट का केस है। केशवानंद भारती जी हार तो गए थे केस, लेकिन उसको एक फंडामेंटल जो चीजें वो निकल के आई थी और डायरेक्टिव एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी निकाल के वहां से आए थे, जिससे ये पता चला था कि भाई आप संविधान में कुछ भी छेड़छाड़ कर लो, लेकिन आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना। बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। समझ रहे हो? They aim to establish a political democracy in the country। इसका एम क्या है कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ पाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका एम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी का भाई अगर देखा जाए तो डीपीएसपी का मेन काम है दे एम टू एस्टैब्लिश अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। एक सोशल, एक सामाजिक और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो पाए, और इसमें पॉलिटिकल है। वैसे पॉलिटिकल भी इसमें है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल इसमें दिखता है। ठीक है, दे हैव द लीगल सैंक्शन, इसमें लीगल सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं, एंड दे हैव अ मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, इसमें मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखो, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करता है भाई? वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि एक इंसान जो है वो अपनी वेलफेयर, और यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी या फिर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ये क्या बताता है भाई? वेलफेयर ऑफ द स्टेट बता रहा है कि एक स्टेट वेलफेयर प्रोवाइड कैसे कर पाए, किसको? बाय गिविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, लेकिन ये क्या मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग सोशलिस्टिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना।
the court are bound to declare a law violated in any of the fundamental rights and unconstitutional and invalid। कि यहाँ पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है डायरेक्टली जो है वो इसके खिलाफ जो है सुनवाई कर सकता है, लेकिन द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव इन एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। किस यहाँ पे लेकिन डीपीएसपी में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान या फिर जो बोला जाए सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी कोई भी लॉ वायलेटिव केस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, उसको इनवैलिड नहीं करार कर सकता है। हाउएवर दे कैन अपहोल्ड एंड वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट इट इनैक्टेड बाय गिवन द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टिव। लेकिन इसमें यह है कि वो दिशा निर्देश दे सकता है कि भाई आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप ये खराब काम करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो। तो एक डायरेक्शन दे सकता है, क्या एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, क्या एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता तुम करो ही करो। ठीक है, ये बात याद है, याद रखना है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कुछ नए नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए जो कि याद रखना है। 1939 ए में क्या बोला गया, लीगल एड टू द पुअर 42nd ऑफ अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया भाई, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अभी 42nd ऑफ अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रियम्बल को भी एक तरीके से किया गया था भाई। ठीक है, प्रियम्बल को भी चेंज किया गया था, प्रियम्बल में भी वर्ड को। तो 1976 में जो ये एक्ट आया था इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते कभी कभी कि इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ये जोड़ा गया है भाई। ठीक है, 1939 ए। 39 एफ में टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि एक चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट हो, ये भी कब जोड़ा गया, 42nd ऑफ अमेंडमेंट। देखिए, ठीक है, कि आपका जो बच्चा है वो हेल्दी डेवलप करे, वो आपका एक तरीके से वो सिक्योर करने का काम किसका, स्टेट का काम है। 43 ए जोड़ा गया, टू टेक अ स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, 2011 में 43 बी जोड़ा गया, 43 में बी पार्ट, टू प्रमोट द प्रोफेशनली रन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको साथ में लेकर चला, मतलब कॉर्पोरेशन, मतलब जैसे कि मान लो अमूल है, अमूल क्या करता है, बहुत सारे फार्मर्स को साथ में लेके आया जिसके पास गाय है और सबसे दूध लेता है, वो एक तरीके से बनाकर बेच रहा है, तो उनको कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है अलग अलग जगह पर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोफेशनली चलाने के बारे में यहाँ पर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ये काम किया गया था। आर्टिकल 48 ए, ये भी कहाँ किया गया भाई, ये भी 42nd ऑफ अमेंडमेंट 1976 में किया गया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, 1976 में। आर्टिकल 38(2) में भी बोला गया, इट एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस। मतलब कि क्या करना पड़ेगा भाई, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया जिसके थ्रू रिक्वायर है किसको, एक स्टेट को, कि वो मिनिमाइज करे इनइक्वालिटी अगर है वहां पर। ठीक है, इनकम के स्टेटस पर, फैसिलिटी पर, अपॉर्चुनिटी पर, अंडर आर्टिकल 38। ठीक है, उसमें 44th अमेंडमेंट 1978 में, 42nd आया था 1976 में, 44th आया था 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, सॉरी हाँ ठीक है, वो इंदिरा गांधी की सरकार में 1976, और उसको इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब उनकी सरकार गई थी तो मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। आर्टिकल 45 जो है ये 2002 में जोड़ा गया, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस एट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक जो प्रोवाइड किया गया था, वो 86th अमेंडमेंट 2002 से। देख सकते हो ये सब नए नए हैं, कुछ डीपीएसपी में ऐड किए गए थे, खास करके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1976 में, तो केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में खत्म हुआ भाई। ठीक है, 1973 24th ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये केशवानंद भारती केस, इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था। यहाँ पर डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट्स में भी और प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। आगे बढ़ा पे आउटसाइड पार्ट 4 अगर देखा जाए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बस यहाँ पर एक चीज याद रखना है, apart from the directive included in the part 4 there is some other directive contained in other part of constitution. इसे claims the member of a scheduled caste, scheduled tribe will be taken from consideration, ये आर्टिकल 35 में 335 में बोला गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है, it is a duty of every state and the local authority to provide a adequate facility and instruction in the mother tongue
एट अ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी क्लासेस। माइनॉरिटी क्लासेस को जो निजी जाति के उनके अपने लैंग्वेज में उनको सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम आर्टिकल 350A में बोलते हैं। इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन और अ स्टेट टू प्रमोट अ हिंदी लैंग्वेज amongst the people of India so that may serve as a medium of expression for all the elements of composite culture, जो कि हमारा आर्टिकल 351 इन पार्ट जो है 17 में, देखो पार्ट 17 में डिस्कस किया गया कि भाई हमें देखो हमारा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी को बोला गया कि हिंदी को प्रमोट करिए ताकि वो एक तरीके से आपका एक कंपोजिट जो चीजें वो निकल के सब साथ में एक अपने आप को व्यक्तिगत रूप से देखने को मिले, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है ये आउटसाइड ऑफ द, ठीक है। पहला वाला क्या था, एक बार फिर से ये वाला क्लेम कर सकते हैं मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट विल बी टेकन इनटू अ कंसीडरेशन, कि अगर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है तो उसको मेंटेन करना एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अपॉइंट करना पब्लिक सर्विस का 335 में काम है कि कोई भी अगर सही तरीके से कोई भी जॉब अगर मिल रहा है तो उसको अपॉइंट करने का काम 335 आर्टिकल में ये बात बोली गई है, ठीक है। बस ये वाला थोड़ा सा याद रखना तो हिंदी लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत सारी लैंग्वेज के ऊपर बैरियर है, तो आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 351 के पार्ट नंबर 17 में ये बात बोली गई है कि अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें तो वो एक तरीके से कंपोजिट बिहेवियर सब एक साथ बात में, क्योंकि भाई एक लैंग्वेज होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे देखो आगे चलकर जब पढ़ाऊंगा मैं हिस्ट्री, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो चीजें हैं वो लैंग्वेज के आधार पर बटी हुई थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके लोग साथ में आए, ठीक है, उसके बाद और भी अच्छे तरीके से यूनाइट होकर वो लड़े, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और हम लोग शानदार तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप भी। और चलिए देखते हैं फिर, सिटीजनशिप के बारे में शायद मैंने बात कर रखा, डीपीएसपी हो चुका है, हाँ डीपीएसपी, देखते हैं उसके आगे क्या टॉपिक है, उसके बाद हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।